नमस्कार मित्रों, सक्सेस विथ यूनिक के यूट्यूब चैनल पर मैं सत्येंद्र कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं। आधुनिक भारत के पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत पर यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन है वह किस क्रम में होता है और सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं। पुर्तगाली मध्यकाल में भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपियन थे। उसमें बहुत सारे फैक्ट मैंने आपको बताया है, लेकिन एक सीरीज मैं और शुरू कर रहा हूँ, परीक्षा दृष्टि सीरीज। परीक्षा दृष्टि सीरीज में मैं वन लाइनर फैक्ट के रूप में प्रश्नोत्तर शैली में आपको जिस टॉपिक को भी पढ़ाऊंगा उस टॉपिक के जस्ट उसका अगला वीडियो में परीक्षा दृष्टि सीरीज लेकर आऊँगा और उसमें वन लाइनर प्रश्नोत्तर शैली में मैं उसका प्रश्न और उत्तर आपको बताने की कोशिश करूँगा। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जब आप कोई भी किताब पढ़ रहे होंगे, आपके पास जो भी आधुनिक भारत की पुस्तकें होंगी उनको यदि आप पढ़ रहे हैं तो एक आइडिया आपको मिलेगा कि कहाँ कहाँ से फैक्ट निकल रहा है उस चैप्टर से। तो उम्मीद करता हूँ कि यह जो सीरीज मैं लेके आया हूँ परीक्षा दृष्टि सीरीज, ये परीक्षा दृष्टि सीरीज आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। परीक्षा दृष्टि सीरीज में पहला पॉइंट मैंने उठाया हुआ है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो वास्को डी गामा 20 मई 1498 ईस्वी को भारत आया था। हालांकि कई किताबों में 17 मई 1498 भी आपको मिलेगा, लेकिन विश्वसनीय तिथि इतिहास में 20 मई 1498 को माना जाता है। तो परीक्षा में यदि पूछे तो आप 20 मई 1498 को ही OMR पर अपना रंगेंगे उसको। आगे फिर चलें तो दूसरा पॉइंट है 15वीं सदी में एशिया और भूमध्य सागरीय व यूरोपीय व्यापार का एकाधिकार किस देश के व्यापारियों के हाथ था। तो यह व्यापार का एकाधिकार जो था वह अरब और इटली के व्यापारियों के हाथ था। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया है कि पुर्तगाल के किस शासक ने मसाले के व्यापार पर नियंत्रण के उद्देश्य से भारत के लिए सीधे समुद्री मार्ग के खोज की आज्ञा प्रदान की थी। तो उसका नाम प्रिंस हेनरी द नेविगेटर था। फिर हम लोग आगे देखें तो चौथा पॉइंट मैंने बताया है कि मध्यकाल में भारत से सर्वप्रथम व्यापारिक संबंध किस देश ने बनाया। तो मध्यकाल में भारत से सर्वप्रथम व्यापारिक संबंध जो है यह पुर्तगालियों ने बनाया था। अगला पॉइंट मैंने आपको बताया है कि किस भारतीय व्यापारी की सहायता से वास्को डी गामा भारत पहुंचा। तो इसके पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अब्दुल मजीद नामक पथ प्रदर्शक की सहायता से ही वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, जहां जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। फिर यहाँ पे मैंने कुछ जो प्रमुख खोजकर्ता हैं, यहाँ पे खोजकर्ता का तात्पर्य किसी देश के साथ जो व्यापारिक समुद्री मार्ग था उसका खोज किन किन लोगों ने किया था उसको मैं बता दूं। तो भारत के जो खोजकर्ता है वे वास्को डी गामा है। ये पुर्तगाल के निवासी थे और 20 मई 1498 को उन्होंने भारत की खोज की थी, जब वे भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे थे। फिर आगे चलें तो अमेरिका का खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस को माना जाता है। यह स्पेन के निवासी थे और इन्होंने अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में की थी। इसके बाद केप ऑफ गुड होप है, इसकी खोज बार्थोलोमियो डियाज ने की थी। कब किया था? तो 1487 ईस्वी में किया था। और ये बार्थोलोमियो डियाज कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का ही रहने वाला था। उसके बाद में आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? तो ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन जेम्स कुक ने की थी और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ब्रिटेन के रहने वाले थे। और कब खोज किए थे? तो 1770 ईस्वी में किए थे। इसके बाद देखेंगे तो न्यूजीलैंड का खोज किसने किया था? तो न्यूजीलैंड की खोज तस्मान ने किया था। और तस्मान कहाँ के निवासी थे? तो हॉलैंड के निवासी थे। इन्होंने कब खोज की थी? तो 1642 ईस्वी में खोज की थी। अगले पॉइंट पे हम लोग आए तो किस पुर्तगाली वायसराय की समाधि स्थल कोचीन में है? तो वास्को डी गामा की समाधि स्थल कोचीन में है। मैंने इसके पहले आपको बता ही दिया था कि वास्को डी गामा जो है कोचीन में ही उनका देहांत होता है, तो कोचीन में ही उनकी समाधि स्थल भी है। आगे फिर चले तो अगला पॉइंट है किस पुर्तगाली शासक ने 15वीं सदी में समुद्री यात्राओं को संभव बनाने के लिए दिशा सूचक तथा नक्षत्र यंत्र का आविष्कार किया एवं
इसका उपयोग करवाया। तो डॉन हेनरिक ने यह कार्य किया था। याद रखेंगे आप कि डॉन हेनरिक ऐसा पुर्तगाली शासक था जिसने समुद्री यात्राओं को संभव बनाने के लिए दिशा सूचक यंत्र तथा नक्षत्र यंत्र का आविष्कार किया। आविष्कार वो खुद नहीं किया था, माफ करेंगे, आविष्कार करवाया था और उसके उपयोग को सुलभ बनाया अपने देश के नाविकों के लिए। फिर आगे चलें तो पश्चिम बंगाल की हुगली नामक फैक्ट्री की स्थापना किस यूरोपीय शक्ति द्वारा की गई थी? तो पुर्तगालियों के द्वारा हुगली में अपने व्यापारिक कोठी अथवा फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। पांडिचेरी, वर्तमान नाम जिसका पुडुचेरी है, वह जो है इस पर कब्जा करने वाले प्रथम यूरोपीय शक्ति कौन थे? तो पुडुचेरी पर सबसे पहले कब्जा पुर्तगालियों ने किया था, फिर दूसरे बार उस पर डच लोगों ने कब्जा किया, तीसरे बार अंग्रेजों ने 1793 ईस्वी में कब्जा किया और 1814 में जब पेरिस की संधि हुई तो इस पेरिस की संधि के तहत यह जो पुडुचेरी है वह फ्रांसीसियों को प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार मैंने सभी फैक्ट यहाँ पे रख दिए हैं कि सबसे पहले तो पुर्तगाली कब्जा किए थे, लेकिन दूसरी बार उस पर डच कब्जा किए, तीसरी बार अंग्रेज किए और चौथी बार पेरिस की संधि के तहत फ्रांस को पुडुचेरी प्राप्त हो गया। फिर आगे हम लोग चलें तो पुर्तगाली दूत अंतानियो कैब्राल किसके शासनकाल में भारत आया था? तो याद रखेंगे उस समय मुगल बादशाह अकबर हुआ करते थे, तो अकबर के शासनकाल में अंतानियो कैब्राल भारत आया था। और ये कहाँ का दूत था? तो पुर्तगाल का दूत था। फिर उसका अगला पॉइंट है हुगली को बंगाल की खाड़ी में लूटपाट का केंद्र किसने बनाया? तो हुगली को बंगाल की खाड़ी में लूटपाट का केंद्र, अगला पॉइंट फिर हम लोग देखें तो अगला पॉइंट है कि स्पाइस आइसलैंड, मसाला द्वीप की उपमा पश्चिमी देशों ने अथवा वहां के व्यापारियों ने किस देश को प्रदान की थी? तो इंडोनेशिया को उन लोगों ने मसाला द्वीप की संज्ञा प्रदान की थी और इंडोनेशिया को उस समय ईस्ट इंडीज के नाम से भी जाना जाता था। तो यह फैक्ट भी आपको याद रहेगा कि स्पाइस आइसलैंड, मसाला द्वीप की उपमा पश्चिमी देशों ने अथवा उनके व्यापारियों ने किस देश को प्रदान की थी? तो इंडोनेशिया को प्रदान की थी। इंडोनेशिया को 15वीं सदी में किस नाम से जाना जाता था? तो ईस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता था। आगे हम लोग चलें तो फिर अगला पॉइंट है अफीम, सिल्क, मसाले एवं नील में से प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि सबसे अधिक किस में थी? तो आपको मैंने पहले ही दिन बता दिया था कि इन लोगों की रुचि जो थी वह मसालों में थी। मैंने बताया इसके पिछले वीडियो में कि वास्को डी गामा जब भारत आता है तो यहाँ से काली मिर्च को वह खरीद के ले जाता है जिसमें उसे 60 गुना लाभ होता है। अब सोचिए 1 रुपया में यहाँ से कोई सामान खरीद के ले जाता है तो उस पर 60 गुना लाभ कमाता है वास्को डी गामा। तो यूरोपियों की रुचि सबसे अधिक जो थी वह मसालों में थी। आगे फिर चलें तो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य को कौन सी उपमा प्रदान की गई थी उस समय? तो पुर्तगाली साम्राज्य को उस समय एस्तादो द इंडिया के नाम से जाना जाता था। पुर्तगाली साम्राज्य जो था उसे किस नाम से जाना जाता था? तो एस्तादो द इंडिया के नाम से जाना जाता था। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे अंत में जाने वाले यूरोपीय कौन थे? तो ये भी मैंने बता दिया था आपको पिछले वीडियो में कि सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं भारत और सबसे अंत में वे जाते हैं। 1498 में वास्को डी गामा भारत आता है और 1961 में पुर्तगाली यहाँ से जाते हैं। 1961 तक गोवा पर उनका अधिकार रहता है। आगे हम लोग फिर चलें तो अगला पॉइंट है कि कालीकट का मलयाली नाम क्या है? तो कालीकट का मलयालम भाषा में जो नाम है वह कोक्कीकोड है। ये मैंने बताया था कि कालीकट का जो उस समय बंदरगाह था जहां पे वास्को डी गामा पहुंचा था उस बंदरगाह का क्या नाम था? तो कोक्कीकोड ही था। हुरमुज बंदरगाह जो है, कहीं कहीं हुरमुज भी मिलता है, यह किस पुर्तगाली गवर्नर के समय इस पर कब्जा हुआ था? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क के समय में हुरमुज बंदरगाह पर कब्जा किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। फिर आगे चलें तो अगला पॉइंट है भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा प्रथम किला कहां पर स्थापित किया गया था? तो भारत में सबसे पहले यूरोपियनों में पुर्तगाली आते हैं
और पुर्तगाली अपना सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ लगाते हैं? तो कोचीन में लगाते हैं। तो इसका उत्तर होगा कोचीन। और कोचीन वर्तमान भारत के किस राज्य में है? तो कोचीन वर्तमान भारत के केरल राज्य में है। फिर आगे हम चलें तो पुर्तगालियों ने कब गोवा को जीता और होर्मुज बंदरगाह को खो दिया? तो पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में गोवा को जीता और 1622 ईस्वी में होर्मुज बंदरगाह को इन लोगों ने गंवा दिया अथवा खो दिया। फिर चले तो अगला पॉइंट है, बंगाल का कौन सा बंदरगाह पेट्रो ग्रांडे की संज्ञा से उस समय विभूषित था? तो बंगाल का चटगांव बंदरगाह जो है यह उस समय पेट्रो ग्रांडे की संज्ञा से विभूषित था। अगला पॉइंट है कि पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर को घेर लिया था? तो पुर्तगालियों के विरुद्ध मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली को घेर लिया था। ये आप याद रखेंगे। फिर अगला पॉइंट है, अल्फांसो दी अल्बुकर्क का मजार भारत में कहाँ स्थित है? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क का मजार जो है भारत में गोवा में स्थित है। यहाँ से 2 पॉइंट मैंने बताए हैं आपको समाधि स्थल अथवा मजार के बारे में। एक बताया कि वास्को डी गामा का समाधि स्थल कहाँ है और एक बताया अल्बुकर्क का समाधि स्थल कहाँ है। तो वास्को डी गामा को मैंने आपको बताया कि कोचीन में उनका समाधि स्थल है और अल्फांसो द अल्बुकर्क का समाधि स्थल कहाँ है? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क का समाधि स्थल गोवा में है। ये आप एकदम कॉन्सेप्ट बना के रखेंगे अपना। अगला पॉइंट फिर है, 1542 ईस्वी में किस पुर्तगाली गवर्नर के साथ सेंट फ्रांसिस जेवियर भी भारत आए थे? तो उस गवर्नर का नाम मार्टिन एफ फांसो डे सोयूसा था। इनके साथ ये जो हैं उस समय के तत्कालीन पुर्तगाली गवर्नर जो था वह मार्टिन एफांसो डे सोयूसा था और सेंट फ्रांसिस जेवियर उसी के साथ भारत आए हुए थे। अगले पॉइंट पे फिर हम लोग चलें तो देखेंगे कि 1572 ईस्वी में एंटानियो द नोरोन्ना के समय कौन मुगल शासक कैम्बे गया था? तो अकबर जो है वह कैम्बे गया था, जहां पहली बार इसका परिचय पुर्तगालियों के साथ हुआ था। फिर उसका अगला पॉइंट है कि किनकी अनुमति से हुगली में कारखाना लगा और किनकी अनुमति से बंदेल में पुर्तगालियों ने अपने कारखाने खोले? तो याद रखेंगे कि अकबर की अनुमति से हुगली में पुर्तगालियों ने अपना कारखाना लगाया था और शाहजहां की अनुमति से बंदेल में उन लोगों ने अपना कारखाना लगाया था। इसके नेक्स्ट पॉइंट फिर है, 1560 ईस्वी में गोवा में किस धार्मिक न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो 1560 ईस्वी में गोवा में ईसाई धार्मिक न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसे भी आप याद रखेंगे। फिर अगला पॉइंट है कि भारत में जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस किनकी देन है? तो भारत में जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों की देन मानी जाती है, क्योंकि पुर्तगाली ही सबसे पहले भारत में पानी में चलने वाले जहाजों के बेड़े के निर्माण को लेकर आए और यहाँ के लोग उससे अपना जहाज बनाना सीखे और इन्हीं लोगों ने प्रिंटिंग प्रेस को भी भारत अपने साथ लेकर आया, जिससे भारतीय लोग भी प्रिंटिंग प्रेस से परिचित हुए। फिर इसका अगला पॉइंट है कि कौन अपने आप को सागर का स्वामी कहते थे? तो पुर्तगाली अपने आप को सागर का स्वामी कहते थे। आपको मैंने पहले ही बताया कि भारत पर सबसे पहले यूरोपियनों में पुर्तगाली आए और इनका जो जहाजी बेड़ा उस समय था वह संतुलन बना के आता था। जैसे 13 जहाजी बेड़ों के साथ मैंने बताया था कि दूसरा अभियान होता है पुर्तगाल का भारत के ऊपर। तो इससे आप समझ गए होंगे कि क्यों ये अपने आप को सागर का स्वामी कहते होंगे, क्योंकि सागर अर्थात जो जल मार्ग से ये लोग आते थे उसमें इनके पास नौका की जो शक्ति थी, यानी कि नावों की जो इनके एक बेड़ा हुआ करता था वह अत्यंत विशाल था 15वीं सदी में। इसलिए पुर्तगाली अपने आप को सागर का स्वामी कहते थे। फिर इसका अगला पॉइंट है कि जापान के साथ भारत का व्यापारिक संबंध किन लोगों ने स्थापित किया? तो जापान के साथ भारत का व्यापारिक संबंध पुर्तगालियों ने ही सबसे पहले स्थापित किया था।
तो चलिए दोस्तों, ये मेरा था वीडियो जो यह पुर्तगालियों का जो भारत पर आगमन होता है, पहली बार वे भारत आते हैं 15वीं सदी में, तो पुर्तगाल के व्यापारी जो भारत आते हैं उस टॉपिक से परीक्षा दृष्टि सीरीज के माध्यम से मैंने आपको यह बताने का प्रयास किया है कि वन लाइनर फैक्ट में प्रश्नोत्तर शैली में कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं जहां से परीक्षाओं में सवाल बन सकते हैं, उसको मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद जब आप किसी भी किताब को पढ़ेंगे आधुनिक भारत के, तो आपको अब यह समझ में आने लगेगा कि वहां कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब जब भी आप आधुनिक भारत की किताब को पढ़ें तो अपने साथ एक हाईलाइटर रखें, और जैसे ही ये सभी पॉइंट उस चैप्टर में आपको मिले आप उन्हें हाईलाइट करते जाएं। इससे आपको आधुनिक भारत के इतिहास को समझने में बहुत मदद मिलेगी, और साथ ही आपको इसका फायदा ये होगा कि आप उस पाठ्य पुस्तक में यह जान पाएंगे कि कैसे कौन कौन महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, और फिर आपको वह याद भी हो जाएंगे। तो मिलेंगे हम लोग फिर इसके अगले वीडियो में, तब तक आपको धन्यवाद।